and Jai Hind student. Let's begin an important topic called as laws of return. सर ये रिटर्न का मतलब क्या? अरे भाई आपने लगाया इनपुट और निकला आउटपुट, तो आउटपुट के बेस्ड पर टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, ये तीनों ही आउटपुट के अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो आउटपुट के बेसिस पे आपको जानना है लॉज। दो पार्ट में डिवाइडेड होगा ये पार्ट। पहला होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे, और दूसरा होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स, जिसको हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं पूरा टॉपिक 1 to यस फ्रॉम 1 to ऑल, एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन की। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं। हम प्रोडक्शन का मतलब समझते हैं कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन मींस फिजिकल कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू टेंजिबल गुड्स। ये तो हो गया एक सिंपल लेमन डेफिनेशन में। और अगर ब्रॉडर डेफिनेशन पढ़ा जाए तो प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी जो यूटिलिटी पैदा कर रही है, वहां पे हो रहा है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के फंक्शन देखिए, कीवर्ड क्या है? फंक्शन। और जब जब वर्ड फंक्शन आए आपको, यू हैव टू यूज द टर्म, कीवर्ड यूज करना है फंक्शनल रिलेशनशिप। तो प्रोडक्शन फंक्शन मींस क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके बीच में? बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो अब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या पढ़ते हैं? द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट टाइम विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। तो एक गिवन इनपुट आपके पास है, उससे आप कितना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो, इसी को बताता है ये प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आप इसको एल्जेब्रिकली लिखना चाहते हो तो कुछ सिंबॉलिकली लिख सकते हो, QX दैट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स X। F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन F1 F2। ये F1 F2 क्या है? यही वो फैक्टर्स हैं या वो इनपुट्स हैं जिन पे ये आउटपुट डिपेंड करता है। तो अब दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को प्रोडक्शन करने के लिए 2 मेजर फैक्टर चाहिए। वैसे तो 4 चाहिए होता है, बता दे रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। पर मैं 2 के एग्जाम्पल से कर रहा हूं कि अज्यूम करता हूं कि 2 इनपुट्स ही चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। तो लेबर के लिए L लगा दिया, कैपिटल के लिए K लगा दिया। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स X इस पर डिपेंड करता है लेबर एंड कैपिटल पर। याद रखिएगा, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर बताना होता है। एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके लिए प्रोडक्शन बना रहे हैं। वो 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है। और जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो रिलेशन की बात करते हैं, किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में। याद रखिएगा, ये सब कुछ नंबर में होना चाहिए, न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए, ठीक है? क्वालिटेटिव स्टडी नहीं करता है, याद रखिएगा। और लास्ट, प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप, बस सिंपल इतनी बात। अब इसी बेसिस पे 2 प्रोडक्शन फंक्शन बताए जा सकते हैं। शॉर्ट रन के बेसिस पे, क्योंकि याद है कि प्रोडक्शन फंक्शन टाइम पीरियड पे बेस्ड होता है, तो एक शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। इस शॉर्ट ड्यूरेशन का क्या मतलब है? कोई ईयर है क्या इसमें? नहीं, कोई साल, कोई महीने नहीं है इसके अंदर। बस वो टाइम पीरियड जितने टाइम के अंदर वेरिएबल फैक्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, बस उस पीरियड को क्या किया गया है? शॉर्ट रन पीरियड के बारे में बोला गया है। तो ऐसा पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ 1 or more फैक्टर रिमेन फिक्स्ड while others are variable। एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें कुछ फैक्टर्स आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हो गए फिक्स फैक्टर, मतलब बाकी फैक्टर आप चेंज कर पा। तो शॉर्ट रन में एक फैक्टर आपका चेंज होगा ही होगा, तभी तो आउटपुट चेंज होगा, वरना आपका आउटपुट ही चेंज नहीं होगा, सेम फैक्टर रहेंगे। जितनी लैंड है, जितना लेबर है, जितना रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं और लंबे समय तक वही यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आउटपुट में चेंज आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस को हम कहते हैं शॉर्ट रन फंक्शन। शॉर्ट रन फंक्शन में एग्जांपल मैं दे रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स फैक्टर है, ये शॉर्ट रन के दौरान चेंज नहीं हो पाते हैं। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो एक ऐसा पीरियड होता है जब ऑल फैक्टर्स, कोई फिक्स्ड नाम का फैक्टर है ही नहीं,
अर्थात ऑल फैक्टर्स, इवन लैंड, कैपिटल, सब कुछ को किया जा सकता है चेंज। तो ऐसे टर्म को कहा गया है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आइए अब प्रोडक्शन फंक्शन को इसी लॉन्ग रन शॉर्ट रन को प्रोडक्शन फंक्शन में पुट कर देते हैं। अभी रन पड़ा था, लॉन्ग रन शॉर्ट रन, अब इसके अंदर पुट कर देते हैं टर्म। तो जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन, कीवर्ड है एक ऐसी सिचुएशन जब वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट और फिक्स्ड। ठीक है, एक फैक्टर यूजुअली लेबर हम ले लेते हैं, क्योंकि लेबर आप जानते हैं जल्दी से बढ़ाया घटाया जा सकता है। आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में आप मशीन, आप लैंड, आप कैपिटल जल्दी जल्दी नहीं चेंज कर सकते, हर दिन हर महीने नहीं चेंज कर सकते। तो ये फिक्स फैक्टर हो गया। पर आपकी फैक्ट्री में लेबर आप जरूरत के हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है आप लेबर बढ़ा लीजिए और आउटपुट इंक्रीज करा लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक और यस इसके अंदर वर्ड आएगा रिटर्न्स टू अ फैक्टर। देखिए इस अ फैक्टर से पहचान जाइए कि एक फैक्टर पे रिटर्न डिपेंड करता है और वो फैक्टर वेरिएबल फैक्टर है। और दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये इसके अदर नेम्स हो सकते हैं क्योंकि इसी के अंडर में आते हैं ये दोनों। ये वेरिएबल मतलब समझ गए ना, चेंजिंग प्रपोर्शन। किसके बीच में? फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में, इसीलिए नाम है वेरिएबल प्रपोर्शन। तो ये तो हो गए दोनों शॉर्ट रन में। हाँ अभी हम डिटेल पे इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इनका पूरा शेड्यूल, इनके डायग्राम सब कुछ देखेंगे डिटेल में। दूसरा आ रहा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसका मतलब है ऑल इनपुट्स, सारे इनपुट्स, चार मेजर इनपुट्स हैं, चारों इनपुट्स आप क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे, इसीलिए नाम है वेरिएबल। इट स्टडीज द आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी कैन बी चेंज। आप हर एक को साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हैं, इवन सेम प्रपोर्शन में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कई बार इसको रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं, रिटर्न टू स्केल। तो इसका मतलब दो आपको रिटर्न्स टू, लॉ ऑफ रिटर्न्स दो पढ़ने पड़ रहे हैं, एक रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू अ फैक्टर। अब हम पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट रन में क्या होगा। शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है जब कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, हाँ, और एक फैक्टर वेरिएबल भी होगा। तो पहले आएगा एक वर्ड टीपी, ये पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। तो टीपी, कभी कभी टीपीपी भी मिलेगा बुक में लिखा हुआ, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि फिजिकल शब्द तो आप जानते ही हैं, टेंजिबल चीजें। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय कंबाइनिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। कीवर्ड है एक वेरिएबल फैक्टर के फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन होने पे जो एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट या टोटल रिटर्न्स। इसी तरह से एक अगला डेफिनेशन है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? अगर आपके पास टोटल प्रोडक्ट निकल गया है तो बस उसी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए, पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर से जो वैल्यू आती है उसे एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। क्या वर्ड है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कीवर्ड है ये, इसी को कहते हैं हम लोग एवरेज। हाँ जिसके मीन भी बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। और क्या टर्म है? मार्जिनल। एडिशनल वर्ड आए, वन एक्स्ट्रा आ जाए, हाँ उसे कहते हैं। तो चेंज इन दी टोटल प्रोडक्ट कब चेंज हुआ प्रोडक्ट में? जब एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आए, इसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल रिटर्न्स। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको इनके रिलेशंस बताएंगे। इससे पहले रिलेशन बताएं, आइए पहले एक शेड्यूल दिखाएं, आपको एक सिंपल अपने हाथ का बना ग्राफ दिखाएं और फिर बताते हैं कैसे ये काम करता है। एक शेड्यूल और फिर उसके बेस पे ग्राफ। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि अब हम आपके लिए एक सिंपल सा शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें शॉर्ट रन की जरूरत पड़ने वाली है। जब हम शॉर्ट रन में बात करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर। तो टोटल प्रोडक्ट, हाँ ये रहा लेबर। मैंने कहा, अज्यूम किया कि लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, नंबर ऑफ लेबर। ये रहा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। यही तीनों हमने पढ़ा था टर्म। आइए एक एक करके देखते हैं। अब शुरुआत में देखेंगे
कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, मेरे केस में लेबर है वेरिएबल फैक्टर, वैसे वैसे आउटपुट इंक्रीज होगा। हाँ, जैसे आपने लेबर रखा 1, आउटपुट है 10, आपने लेबर रखा 2, आउटपुट है 22, क्या हुआ? आउटपुट इंक्रीज होने लगा। तो आप देखेंगे कि शुरुआत में आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बट क्या ये हमेशा होगा? तो नहीं, शुरुआत में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। देखिए 10 का 20 नहीं हुआ, 22 हुआ, अच्छा 20 का 30 नहीं हुआ, 36 हुआ, तो आउटपुट इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग रेट। बट के बाद क्या होगा? अब आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज तो होगा डिक्रीजिंग रेट से। इसके बाद यहां के बाद आप आउटपुट देखेंगे इंक्रीज तो होगा, मैंने बता दिया, पर डिक्रीजिंग रेट से। जैसे यहां पर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है जरूर से, पर बढ़ने की रफ्तार मैंने धीरे कर दी। और देखिए तो आउटपुट फिर कहेंगे सर आप इंक्रीज हो रहा है। हाँ मैं कह रहा हूं आउटपुट इंक्रीजेस, बट मैंने कहा आउटपुट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद क्या होगा आगे आने वाले समय में? इसके बाद जब से आप वेरिएबल फैक्टर और इंक्रीज करेंगे तो ये वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड चले जाएंगे। मतलब एग्जांपल देता हूं कि लेबर ज्यादा हो गए और मशीनरी हो सकता है आपके पास कम पड़ जाए, तो ज्यादा लेबर काम करेंगे नहीं बल्कि औरों का काम बिगाड़ेंगे। हाँ वो काम करेंगे नहीं, डिस्टर्ब करेंगे। दैट इज द कंडीशन नंबर 6 में आने लगे। यहां पर क्या होने लगेगा? देखिए अब आउटपुट बहुत तेजी से क्या करने लगेगा? घटने लगेगा। मैं अज्यूम नंबर से आपको लिखते जा रहा हूं। अब आउटपुट बहुत तेजी से देखिए डिक्लाइन होता नजर आएगा आपको। अब आप देखेंगे कि 8th यूनिट पे क्या हो जा रहा है? टीपी मैक्सिमम पहुंच जा रहा है 8th यूनिट ऑफ लेबर में। 1 5 6 और 8। जब 8th यूनिट ऑफ लेबर होगा इट इज यहां पर, इस समय टीपी मैक्सिमम पहुंच चुका है 8th यूनिट पे। ठीक है, जब लेबर क्या है 8th यूनिट है, ये देखिए 8th यूनिट पे टीपी मैक्सिमम पहुंच चुका है और उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है? टीपी डिक्लाइन कर। जबकि हम एमपी को देखेंगे तो एमपी शुरुआत में इंक्रीजिंग में है। ठीक है, एमपी तेजी से क्या हो रहा है? राइज करता हुआ नजर आए, बट 14 के बियॉन्ड एमपी राइज नहीं करेगा। तो एमपी का राइज ज्यादा है एपी के कंपैरिजन में, और एमपी फिर तेजी से डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन भी ज्यादा तेजी से कर रहा है। देखिए ठीक है ना। आइए 3 स्टेजेस हम पढ़ते हैं इसमें एक एक करके। वापस ले चलता हूं आपको इमेज की तरफ। ये रहा हमारा रिलेशन। तो शुरुआत में देखेंगे कि एपी क्या हो रहा है? अबव द टीपी है। एपी सॉरी एमपी जो है अबव द एपी होगा और एपी भी पॉजिटिव रहेगा बिगनिंग में। ठीक, जबकि एमपी कर्व क्या करता है? एपी को टॉप पे मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता हुआ चला जाएगा। याद रखिएगा एपी उस समय मैक्सिमम रहेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है? एमपी कर्व लाइज बिलो एपी। जैसे ही एमपी एपी के नीचे जाएगा तो एपी भी डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए डायग्राम को ले चलता हूँ, डायग्राम पे ले चलता हूँ, आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे कि एपी एमपी कर्व, तो आपको दिखेगा कि एमपी कर्व जो है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो शार्पली डिक्लाइन करता हुआ नजर आए। हाँ, पहले ऊपर जाएगा फिर शार्पली डिक्लाइन करता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ, यू बनाना है पर यू की टांग खींच देनी है। ठीक है, ये हो गया आपका एमपी। जबकि एपी क्या करता है? एपी एमपी के साथ ही राइज करता है, वो ग्रेजुअली राइज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंच चुका होता है, ध्यान से देखिए, जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंच चुका होता है उसके बाद वो डिक्लाइन करता है, इसके ऊपर कभी नहीं जाता है। मतलब एपी के हाईएस्ट पॉइंट पर, एपी के हाईएस्ट पॉइंट पर एमपी कट करता हुआ निकल जाता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एमपी का हाईएस्ट पॉइंट रीच कर जाएगा
इस पॉइंट को अगर हम टीपी पे देखेंगे तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। और यहाँ हमारी फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगी जब एपी मैक्सिमम पहुंच चुका होगा, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और यहाँ पर जब एमपी जीरो हो गया है, ये देख लीजिए यहाँ एमपी जीरो हो चुका है, इस समय होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग के बाद नेगेटिव रिटर्न। आइए देखते हैं आपको थ्योरी के रूप में। थ्योरी में देखें तो टीपी एमपी रिलेशनशिप, तो टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, एमपी डिक्लाइन हो जा रहा है, और लास्ट में टीपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी मैक्सिमम हो जा रहा है, एमपी जीरो हो रहा है। आपने कर्व में देखा। आइए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी को रिलेशन के साथ, रिटर्न्स टू अ फैक्टर या रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है? रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब है चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज। एक फैक्टर ही चेंज करेंगे, याद रखिएगा। और मेरे एग्जांपल में तो ने कहा लेबर को चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने कहा वही सबसे कॉमन और सबसे इजीली चेंजेबल फैक्टर है। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी बनेगी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज होने से टीपी इंक्रीज करने लगेगा। शुरुआत में इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट और बाद में इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है। दूसरा क्या आएगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसमें वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ क्या हो जाएगा, अदर फैक्टर्स जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करता रहेगा, बट जीरो और नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ही रहेगा। और डिमिनिशिंग में क्या हो जाएगा, इसमें वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज होने पे टोटल प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होने लगेगा, टोटल प्रोडक्ट फॉल होने लगेगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो के नीचे चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आइए देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है? बताता है पहली बात तो ये वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम क्यों है? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि आउटपुट क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है जब अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगती है। मतलब लेबर जैसे जैसे चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरा आउटपुट भी चेंज होगा। और इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। वर्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन इसलिए आया है क्योंकि चेंज इन दी प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर कर रहे हैं। क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, फिक्स फैक्टर तो चेंज करने नहीं है, अर्थात लेबर सिर्फ चेंज करते जाएंगे, पर मशीनरी, कैपिटल, एंटरप्राइज इनको चेंज नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से इनके बीच में एक नया प्रपोर्शन डेवलप हो रहा है, नाम है वेरिएबल प्रपोर्शन। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज रट लेनी है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर, द टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। शुरुआत में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, बट इवेंचुअली इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट और बाद में इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। ये रही, ये वो ग्राफ है जो हम आपको एक साथ शो करना चाह रहे थे। ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा इसमें टोटल प्रोडक्ट आपका शुरुआत में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है इस पॉइंट के बियॉन्ड, जिस पॉइंट पर टीपी मैक्सिमम है, सॉरी एमपी मैक्सिमम है, ये एमपी का मैक्सिमम पॉइंट है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है जो कि मैक्सिमम पहुंच चुका है, ये रहा, ये इस कर्व का नाम है एमपी। ये कर्व जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जब मैक्सिमम है उस पॉइंट पर जब उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो पॉइंट जैसे ही टीपी को टच करता है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इन, तो याद कर लीजिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट फर्स्ट स्टेज कहाँ पे खत्म हो रही है? फर्स्ट स्टेज खत्म हो रही है जहां दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि एमपी शार्पली डिक्लाइन करता है, शार्पली फॉल करता है, और एपी क्या करता है, राइज करता रहता है। और एपी का जब मैक्सिमम पॉइंट होता है एमपी उसे कट कर देता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है टीपी, सॉरी एपी एट द हाईएस्ट पॉइंट बाय एमपी। तो यहां पर आती है फर्स्ट स्टेज, हम इस स्टेज को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये रही स्टेज 1 के बाद आ रही है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगा, टीपी अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका है और एमपी जीरो हो चुका है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होकर जीरो हो चुका है। और इस स्टेज पे क्या हो रहा है, एपी फॉलिंग तो है बट इट रिमेन्स पॉजिटिव एंड डज नॉट बिकम जीरो और नेगेटिव। तीसरे और आखिरी स्टेज में देखिए, थर्ड स्टेज में देखिए, थर्ड स्टेज में टीपी डिक्लाइन हो रहा है, टीपी फॉल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है,
नेगेटिव नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है सिर्फ। टीपी डिक्लाइन हो रहा है और एपी भी डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट एमपी नेगेटिव जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है नेगेटिव रिटर्न। क्लियर? आइए इस लॉस के कुछ अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन है टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो फिर ये लॉ अप्लाई भी नहीं होगा। फिर कुछ इनपुट्स हमेशा फिक्स रहेंगे और एक ही वेरिएबल फैक्टर होगा, जैसे हमने डिस्कस किया। और टेक्नोलॉजी अगर फिक्स्ड है तो चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन पॉसिबल हो पाएगा। और इट इज अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल फैक्टर बहुत स्मार्ट हो, बहुत कैपेबल हो, तो वो लॉ को अप्लाई नहीं होने दे। वेरिएबल फैक्टर एक जैसे होने चाहिए। मेरे एग्जांपल में लेबर है, सब एक जैसे ही लेबर है। आइए फिर से 3 स्टेजेस देखते हैं। पहला है स्टेज 1, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज में क्या होने वाला है? स्टेज में ये स्टेज स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रही है। स्टेज में टीपी इंक्रीज कर रहा है, हमने डिस्कस किया। पहले इंक्रीजिंग रेट से और फिर देन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। अब एमपी की बात करो तो एमपी इस स्टेज में इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स फॉलिंग। याद रखिएगा मैंने कहा स्टार्ट्स फॉलिंग, जीरो नेगेटिव नहीं बोला है। और एपी की बात करो मुझे स्टेज पे, तो इस स्टेज पे एपी रीचेज हाईएस्ट, एपी रीचेज मैक्सिमम। एपी अपना मैक्सिमम पहुंचता है स्टेज 1। अच्छा, जिस समय टीपी मैक्सिमम पहुंच चुका होता है और एमपी डिक्लाइन करने लगता है, उस समय ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाता है। द पॉइंट वेयर द टीपी कर्व चेंजेस इट्स स्लोप, जहाँ पे टीपी अपना स्लोप चेंज कर लगता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ एमपी मैक्सिमम पहुंच चुका होता है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए स्टेज 2 देखते हैं। स्टेज 2 क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस स्टेज में क्या होगा? टीपी गोज ऑन इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीज होगा, बट कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। टीपी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट से होने लगा। और क्या होगा? टीपी मैक्सिमम पहुंच जाएगा, टीपी रीचेज द मैक्सिमम। इस बार टीपी अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आउटपुट का वो रीच हो चुका है। और एमपी, जिस समय टीपी मैक्सिमम होगा उसी समय एमपी क्या हो चुका होगा? जीरो हो चुका। टीपी के मैक्सिमम को टोटल आउटपुट फुलेस्ट कैपेबल पोजीशन पे पहुंच चुका है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जबकि एपी क्या होने वाला है? एपी आपका डिक्लाइन करेगा। याद रखिएगा एपी विल रिमेन पॉजिटिव बट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। चलिए तीसरा और आखिरी स्टेज देख लीजिए, नेगेटिव रिटर्न्स। इस स्टेज में क्या होने वाला है? इस स्टेज में टीपी फॉल होगा, हाँ टीपी डिक्लाइन करेगा पहली बार। याद रखिएगा मैंने जीरो नेगेटिव नहीं बोला, बस बोला डिक्लाइन करेगा। एमपी क्या करेगा? एमपी स्टेज में नेगेटिव हो जाएगा, हाँ जीरो के नीचे चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एपी भी डिक्लाइन ही करेगा, ऑल्दो इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए अब रीजन जानना चाहते हैं हम लोग कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहा है सर पहले स्टेज पे। आइए जानते हैं। तो शुरुआत में जो फिक्स फैक्टर थे हमारे पास, वो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर मिलते जा रहे हैं उनको, उनका बेटर यूटिलाइजेशन। एक एग्जांपल से कहता हूँ, आपके पास 10 मशीन है, ठीक, और आपने लेबर सिर्फ 5 ही रखे हैं, तो बताइए आपकी 10 मशीन चलेंगी? जवाब है नहीं चलेंगी। तो आपके फिक्स फैक्टर बाकी तो वेस्ट पड़े हैं ना। जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाओगे आपका आउटपुट तेजी, तो इसीलिए रीजन है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर ही कैन नॉट डिवाइड देम, हम बांट नहीं सकते हैं, तो टेक्निकल रीजंस की वजह से। इसीलिए कुछ फिक्स्ड मिनिमम क्या होने चाहिए? आपको इनपुट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक मिनिमम नंबर ऑफ लेबर चाहिए ही चाहिए उस फिक्स्ड फैक्टर को रनिंग में लाने। इसीलिए दूसरा है, जैसे लेबर्स इंक्रीज करने लगते हैं, उन लेबर्स की वजह से क्या होता है? काम में डिवीजन हो जाता है, काम में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और उसकी वजह से ये काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि एक लेबर को पूरा काम नहीं करना होता है, एक छोटा सा पार्ट ही करना होता है, इसीलिए उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। नतीजा पहले स्टेज में ये 2 रीजन है जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स आने लगता है। दूसरा स्टेज बात करूं, स्टेज नंबर 2 की बात करूं, तो इसमें डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आता है? तो हम वेरिएबल फैक्टर को कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन
अब हम डिस्टर्ब करने लगेंगे। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। अब हम वेरिएबल फैक्टर जब ज़्यादा बढ़ाने लगेंगे तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में क्या होगा, कंफ्यूजन। कैसा, एक लिमिट रीच हो जाएगी जिसके बियॉन्ड क्या होगा, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। बस जहां हम डिस्टर्ब करेंगे आउटपुट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगेगा। और यहां तो ये भी हो सकता है एक रीजन कि जब हम फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स एक दूसरे का प्लेस तो ले सकते हैं, बट क्या कंप्लीट सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जवाब है नहीं। कोई मशीनरी है, अब हम सोचें कि लेबर से उसका काम करा ले, क्या मशीनरी का काम लेबर एग्जैक्टली कर सकता है, जवाब है नहीं। कुछ कमी तो, कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, है ना। मशीनरी में ऑलवेज आउट परफॉर्म अ लेबर। हाँ, अगर नंबर ऑफ वर्क की बात करें तो ये तो हमेशा रहेगा, इसीलिए इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। आइए तीसरा और आखिरी रीजन क्या है, आखिरी स्टेज, थर्ड स्टेज की वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों हो रहे हैं? तो रीजन है ओवर क्राउडिंग। ये क्या होता है, हम टू मच ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड कर दे रहे हैं। हाँ, हम क्या कर दे रहे हैं, लेबर्स को ज़्यादा इंक्रीज कर दे रहे हैं। एक्सेसिव क्वांटिटी होने की वजह से काम होगा नहीं, उल्टा काम डिस्टर्ब होगा। सोचिए, इमेजिन करिए, ज़्यादा लेबर्स होंगे तो क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, नारेबाजी करेंगे, है ना, बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, क्योंकि उनके पास काम तो कम है। ये प्रॉब्लम रहेगी। और एक और समस्या है कि मैनेजमेंट के पास, वो है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। भैया ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा शिफ्ट में लोग काम करेंगे, ज़्यादा उनके बीच में कोल्यूजन होगा, ज़्यादा जानते ही हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ शोर शराबा होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, लेबर हड़ताल करेंगे, ये सब प्रॉब्लम आएगी। नतीजा क्या होने वाला है, आउटपुट बढ़ना है कि गिरना है, ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट गिरना है, तो थर्ड स्टेज आ जाएगी। चलिए, एक अच्छा प्रोड्यूसर अगर आपको बना दिया जाए तो तुम कौन से स्टेज में रहना चाहो? तो मेरे हिसाब से तुम्हें हमेशा रहना चाहिए स्टेज नंबर 2 पे। सर मैं तो स्टेज नंबर 1 में रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय सब कुछ इंक्रीजिंग है। ठहर जाओ, स्टेज नंबर 1 में एक एक प्रोड्यूसर नहीं रुकना चाहेगा, क्योंकि उतना कम आउटपुट हो रहा है ना, हमें आउटपुट भी तो चाहिए। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर विल नॉट ऑपरेट इन स्टेज 1, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीजिंग। एपी तेजी से राइज हो रहा है, मतलब एपी जो है वो मैक्सिमम पहुंचता है स्टेज नंबर 1 पे, ठीक है, वो वेरिएबल फैक्टर की वजह से पहुंच रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है स्टेज 2 के बाद, स्टेज 3 में क्या होता है, कोई फैक्टर कोई नहीं जाना चाहता। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 3 में क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट इस समय नेगेटिव है, प्रोड्यूसर को टोटल आउटपुट भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। कौन ऐसा प्रोड्यूसर है जो जिसका आउटपुट कम पाना चाहता है लेबर लगा करके? अरे भाई, पैसे भी देंगे और प्रोडक्शन भी गिराएंगे अपना, क्यों भाई? तो ऐसा कोई नहीं करेगा। इसीलिए स्टेज नंबर 2 ही है जहाँ सबसे बेस्ट क्या हो रहा है, यस, कॉम्बिनेशन हो रहा है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में, और आउटपुट भी मैक्सिमम मिल रहा है। थर्ड स्टेज में कोई नहीं जाना चाहता है। चलिए, वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। अभी तक हमने बात किया, शॉर्ट रन की बात की, लॉन्ग रन का दूसरा नाम है रिटर्न्स टू स्केल। तो जब सब इनपुट्स, याद रखिएगा, इनपुट मतलब यहाँ पर आपके रॉ मटेरियल भी है, आपका फैक्टर्स भी है, तो जब सारे फैक्टर्स साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हैं, वो भी एक प्रोपोर्शन में चेंज कर सकते हैं, तो हम इसे कहते हैं क्या, रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल में हर एक चीज, हर एक वस्तु बदली जा सकती है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा है। इसमें तीन केसेस आ पाएंगे। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसमें इंक्रीज इन आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज इन इनपुट के बराबर होगा। अगर आउटपुट बढ़ा 10% तो इनपुट भी बढ़ रहा है 10%। इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, आउटपुट का इंक्रीज इनपुट से ज़्यादा होगा, और डिमिनिशिंग में आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, इनपुट ज़्यादा इंक्रीज। चलिए, एक नंबर से मैं समझा दूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। आइए एक नंबर से मैं समझा देता हूं। नंबर समझने के लिए आपको प्लेन शीट पे ले चलता हूं। ये रहा पहला कांस्टेंट रिटर्न्स का। देखिए, आपको इसमें दोनों फैक्टर चेंज करने हैं। मैं दो फैक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेबर और कैपिटल। के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। लेबर है 1, कैपिटल है 5, ठीक। लेबर 1 और कैपिटल है 5। आपका टीपी दैट इज टोटल प्रोडक्ट इज 100। जैसे ही आपने लेबर लगाया 2, कैपिटल लगाई 10, तो आपका आउटपुट हो गया 200। तो आपने देखा
सेम अमाउंट में क्या हो रहा है आपका टीपी इंक्रीज कर रहा है। अगर आप मुझसे एमपी का रिलेशन पूछेंगे तो मैं कहूँगा एमपी पहला 100 दूसरा भी। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स आ रहे हैं। कांस्टेंट समझ गए आप, क्योंकि आपका दोनों इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहे हैं। आइए अब इसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स में समझते हैं। जब हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स की बात करते हैं तो देखेंगे कि टीपी का इंक्रीज होगा पर पहले से कम। मेरे एग्जाम्पल में यहां तक हमने रिपीट किया, मैंने यहां तक रिपीट किया, ये रिपीट हो गया। लेबर 1 है, कैपिटल 5 टाइम्स है, तो आउटपुट है पहले में 100। अब लेबर और कैपिटल डबल हो चुके हैं, आउटपुट कर देते हैं 250। क्या कहते हो, पहले से ज़्यादा इन एमपी 100 है और दोबारा एमपी है 150। इससे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू। क्लियर, देखते ही याद आ गया आप? हाँ सिंपल हो गया, मुझे श्योर है कि आपको सिंपल हो गया। तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा थर्ड के थर्ड केस भी देख लीजिए। इस बार क्या होगा, अब आप समझ गए इस बार क्या होने वाला है। देखिए आपका टीपी 100 है, अगले बार टीपी तो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कहाँ टीपी डिक्लाइन हो रहा है, टीपी तो इंक्रीज हो रहा है, पर इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट इज लेसर। ठीक है, पहला एमपी देखिए 100 है, दूसरा एमपी 50 है, इसको कहते हैं हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लियर, क्लियर हो गया तीनों चीज श्योरली? आइए देखें, तीनों एक साथ देख लीजिए स्क्रीन पर। चलिए अब आते हैं, आपको ले चलते हैं, दोनों में कंपैरिजन करा देते हैं। कंपैरिजन पढ़ते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन के बीच में, मतलब शॉर्ट रन के बीच में और लॉन्ग रन के बीच में। तो पहला रिलेशन तो सिंपल ही है कि वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है, जबकि रिटर्न ये किस पे डिपेंड करता है, रिटर्न्स टू स्केल में, स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो जाता है। वेरिएबल प्रोपोर्शन में चेंज इन वन इनपुट होता है, जो कि मैंने एग्जांपल दिया लेबर है, और रिटर्न्स टू स्केल में क्या चेंज होता है, चेंज इन ऑल इनपुट्स हो जाता है, सारे इनपुट्स चेंज हो जाते हैं। रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन में शॉर्ट रन का फिनोमिना लगता है, अर्थात ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, जबकि रिटर्न्स टू स्केल एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब भी डील करता है तो चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन, याद रखिएगा फैक्टर का प्रोपोर्शन चेंज डील करता है, जबकि रिटर्न्स टू स्केल क्या करता है, टेक्स फैक्टर प्रोपोर्शन टू बी अनचेंज। क्या फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता है, थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, हाँ, पर आपको एज इट इज ही लिखना है। यू कांट चेंज द टर्म, कीवर्ड मत चेंज कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि फिर इसका मीनिंग नहीं बनेगा। और लास्ट पॉइंट पढ़ते थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब बात करते हैं तो वो इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, जबकि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं तो वो इंटरनल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज पे डिपेंड करता है। हाँ, इंटरनल इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज की वजह से वो चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर यहीं पर फिनिश कर दिया। समझ में आ गया होगा? तो यस, थैंक यू। बट याद रखिए कि ये सारा टॉपिक सब कुछ आपको मिलने वाला है हमारे ऐप पे सर